आज इस सत्र में सामाजिक स्त्रीकरण को समझते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण को अंग्रेजी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन शब्द जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। स्ट्रेटा धरती की सतह में चट्टानों की परतों अथवा लेयर्स को कहते हैं। अक्सर सामाजिक स्त्रीकरण की तुलना धरती की सतह में चट्टानों की परतों से की जाती है। समाज को एक अधिक्रम में बांटा जाता है और इस अधिक्रम में कई परतें शामिल हैं। इस अधिक्रम में अधिक कृपा पात्र शीर्ष पर और कम सुविधा पात्र तल के निकट हैं। सामाजिक स्त्रीकरण से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभ तक पहुंच के आधार पर समाज में समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। आसान शब्दों में अगर कहें, सामाजिक स्त्रीकरण को लोगों के विभिन्न समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समाज के संगठन में स्त्रीकरण का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण शक्ति और लाभ की असमानता समाजशास्त्र में केंद्रीय है। किसी भी समाज में सभी व्यक्तियों की परिस्थिति यानी स्टेटस और पद एक समान नहीं होते हैं। इनमें किसी न किसी आधार पर हमेशा असमानता पाई जाती रही है। प्रत्येक समाज अनेक सामाजिक समूहों में बंटा होता है। समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का ऊंच या नीच, बड़े छोटे के आधार पर विभिन्न समूहों में बंट जाना ही सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। टालकाट पार्सन्स के अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम में विभाजन ही स्त्रीकरण है। इसी प्रकार मूरे ने कहा है कि स्त्रीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें पूरा समाज कुछ उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजित हो जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का रूप एक सीढ़ी की तरह होता है, जिसमें कुछ समूह की स्थिति ऊपर होती है और उनकी तुलना में कुछ समूहों की स्थिति उसके नीचे होती है। इस प्रकार सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस और रोल की अवधारणा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वास्तव में एक सामाजिक संरचना का निर्माण जिन इकाइयों से होता है वह सभी हमारी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करती हैं। हमारी कुछ सामाजिक ज़रूरतें जैविक होती हैं यानी बायोलॉजिकल, जबकि कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक हैं। इन सभी ज़रूरतों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए समाज में विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग परिस्थिति दी जाती है तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति से आशा करता है कि वह अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका को पूरा करें। इस दृष्टिकोण से किसी समाज में विभिन्न परिस्थितियों वाले समूहों के अधिकार, सम्मान और सुविधाओं के अनुसार उनके बीच उच्चता और निम्नता का जो विभाजन होता है उसी को हम सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। आइए अब सामाजिक स्त्रीकरण की मूल व्यवस्थाओं यानी सिस्टम को समझते हैं। मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप से स्त्रीकरण की 4 मूल व्यवस्थाएं मौजूद रही हैं। ऐतिहासिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण से टी.बी. बोटामोर ने भी सामाजिक स्त्रीकरण के 4 प्रकारों पर जोर दिया है। नंबर 1 दास्ता, नंबर 2 एस्टेट, नंबर 3 जाति और नंबर 4 वर्ग। अब हम सामाजिक स्त्रीकरण के इन 4 प्रकारों
अथवा आधारों को एक एक करके सिलसिलेवार समझेंगे। नंबर 1, दास प्रथा अथवा गुलामी। ये असमानता का चरम रूप है। ऐतिहासिक दृष्टि से दासता का अस्तित्व विभिन्न कालों में विभिन्न समाजों में पाया जाता रहा है। प्राचीन रोम, यूनान तथा दक्षिणी अमेरिका के अनेक भागों में सामाजिक स्थितिगण के रूप में दास प्रथा का प्रचलन था। ये वह व्यवस्था है जिसमें दास और उसके मालिक की परिस्थिति, अधिकार बहुत स्पष्ट थे। दास पर मालिक के असीमित अधिकार होते थे। दास प्रथा कुछ निश्चित नियमों के द्वारा निर्धारित होती थी। मालिक और दास के बीच सामाजिक विभाजन का ये रूप बहुत से अमानवीय अत्याचारों और शोषण से भरा था। समाज में जैसे जैसे मानवतावाद और सामाजिक समानता के विचारों का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे इस दास प्रथा का पूरी दुनिया में विरोध होने लगा। आज ये प्रथा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। नंबर 2, एस्टेट। मध्यकालीन यूरोप में जागीरें, एस्टेट सामाजिक वितरण का मुख्य आधार थी। इस प्रकार यूरोप तथा दुनिया के अनेक दूसरे हिस्सों में सामंतवाद का प्रचलन था। ये सामंत भूमि के बड़े बड़े क्षेत्रों अथवा जागीरों के मालिक होते थे तथा साधारण जनता का कार्य इन सामंतों की इच्छा के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार की सेवाएं और टैक्स देना था। इस व्यवस्था में समाज 3 एस्टेट में विभाजित था: पादरी वर्ग, कुलीन अथवा सामंत वर्ग और साधारण वर्ग। ये एस्टेट श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर का भी प्रतिनिधित्व करते थे। पादरी वर्ग का काम सबके लिए प्रार्थना करना था। कुलीन वर्ग की जिम्मेदारी सबकी रक्षा करना था। इस वर्ग में जमींदार, सामंत शामिल थे। जबकि साधारण वर्ग का काम खाद्य पदार्थों का प्रबंधन करना था। साधारण वर्ग में व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर सब आते थे। इन तीनों वर्गों के बीच उच्चता और निम्नता का स्पष्ट क्रम मौजूद था। उसमें सबसे ऊंची स्थिति पादरी तथा सामंत वर्ग की थी। सामंतों की भूमि पर काम करने वाले लोगों को सबसे नीचे समझा जाता था। आज के लोकतांत्रिक युग में दुनिया के सभी हिस्सों में जागीरदारी व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। नंबर 3, जाति, कास्ट। जाति पर आधारित स्थितिगण का आधार जन्म है। परंपरागत भारतीय समाज में पूरा समाज वर्ण के आधार पर बहुत सी जातियों में बटा हुआ था। ये विभाजन पवित्रता और अपवित्रता की धारणा पर आधारित था। इसके पीछे ये विश्वास था कि ब्राह्मण जातियाँ सबसे अधिक पवित्र होने के कारण सबसे श्रेष्ठ हैं, जबकि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण से संबंधित विभिन्न जातियां क्रम से ब्राह्मण जातियों के अधीन हैं। पवित्रता संबंधी इसी विश्वास के आधार पर विभिन्न जातियों के व्यवसाय का निर्धारण किया गया तथा प्रत्येक जाति के लिए आवश्यक नियम बनाया गया कि उससे संबंधित लोग अपनी ही जाति के अंदर खानपान और विवाह संबंध स्थापित करें। इस तरह जाति व्यवस्था के आधार पर भारत में सामाजिक स्त्रीकरण की एक स्थायी प्रणाली विकसित हो गई। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनोखी संस्था है और भारत में
ये सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार है। व्यक्तिगत गुणों एवं उपलब्धियों के आधार पर जाति द्वारा प्रदत्त स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। शुद्धता की कसौटी पर जो अधिकतम शुद्ध है उसे सामाजिक स्थिरीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त है, और जिनमें शुद्धता के तत्व कम पाए जाते हैं उनका स्थान नीचा है। आज औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण जाति पर आधारित स्त्रीकरण बहुत कमज़ोर हो चुका है, लेकिन जाति विभाजन से संबंधित भेदभाव सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर किसी न किसी रूप में आज भी बने हुए हैं। वर्तमान में विभिन्न जातीय समूह ने दबाव समूह के रूप में संगठित होकर अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया है। बच्चों, जाति की विवेचना हम पुस्तक के दूसरे भाग में और विस्तार से करेंगे। आइए अब चौथे प्रकार यानी वर्ग को समझते हैं। पश्चिमी समाजों में औद्योगिकरण के कारण एक पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने लगा और विभिन्न वर्गों के रूप में सामाजिक स्थिरीकरण की प्रणाली का आरंभ हुआ। इस प्रकार वर्ग भी सामाजिक स्थिरीकरण का आधार हैं, लेकिन जाति का आधार जन्म है जबकि वर्ग का आधार कर्म है। वर्ग व्यक्तियों की वह श्रेणी है जो अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा उत्पादन संबंधी कार्यों के आधार पर किसी समाज के शेष भाग से अलग होती है। साधारणतया एक वर्ग से संबंधित लोग अपने व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, जीवन शैली, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे के लगभग समान होते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्गों के विभाजन को उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन संबंधों के आधार पर स्पष्ट किया। उनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक स्थिरीकरण दो वर्गों में होता है, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इसी प्रकार बोटमोर ने 4 वर्गों की बात की है: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग। व्यवहारिक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आधार पर प्रत्येक समाज उच्च यानी हाई, मध्यम यानी मिडिल और निम्न यानी लोअर जैसे 3 वर्गों में, क्लासेस में विभाजित होता है। सामान्य रूप से उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति भी कम होती है। इसके बाद भी सामाजिक स्थिरीकरण की एक प्रणाली के रूप में वर्ग व्यवस्था की प्रकृति जाति की तरह स्थायी नहीं होती है। ये एक परिवर्तनशील प्रणाली है जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति, उसकी योग्यता, कुशलता और प्रयत्नों से निर्धारित होती है, न कि जन्म से। यही कारण है कि इस प्रणाली में निम्न वर्ग के लोग भी कभी भी उच्च वर्ग का हिस्सा बन सकते हैं या उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग में आ सकते हैं। वर्तमान युग में वर्ग पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण की प्रणाली ही संसार के लगभग सभी समाजों की विशेषता है।